गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? हर्निया। अरे हर्निया का सीधा सा मीनिंग समझना, किसी एक ऑर्गन का, एक अंग का दूसरे अंग के अंदर दब जाना या घुस जाना। समझ में आ रहा है? एक हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के एक अंग का दूसरे अंग के अंदर धंस जाना, उसी को बोलते हैं हर्निया। समझ में आ रहा है? हर्निया किसको बोलते हैं? हमारी शरीर का कोई अंग अगर वो दूसरे अंग के अंदर धंस जाए, चला जाए, उसको बोलते हैं हर्निया। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे हाइटल हर्निया, हर्निया में जो मोस्ट इंपोर्टेंट हर्निया होता है वो कौन सा होता है? हाइटल हर्निया। ये हाइटल हर्निया क्या होता है? जो आपको याद है, मैंने एक बार डायफ्राम के बारे में कुछ बताया था भाई। ये क्या है? दोनों साइड से क्या निकल रहे हैं? लंग्स है, ठीक है। ये लंग्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमारा हार्ट होता है और यहाँ होता है डायफ्राम, और इस डायफ्राम के नीचे क्या होता है? स्टमक होता है। समझ में आया आप लोगों को? क्या होता है? स्टमक होता है। अब अगर इस डायफ्राम को इस स्टमक ने क्या कर लिया? ऐसे क्रॉस कर लिया, अब इसको आप क्या बोल रहे हो? हर्निया। अरे चीज समझ में आई? हर्निया आप किसको बोलोगे? जब स्टमक यहां तक था, अब ये स्टमक ऊपर उठता हुआ कहां चला गया? डायफ्राम के अंदर चला गया, उसको आप क्या बोलते हो? हाइटल हर्निया। समझ में आया? अगर इसोफेगस स्टमक के किसी पार्ट का या स्टमक का कहां चले जाना? डायफ्राम के अंदर चले जाना, डायफ्राम को क्रॉस कर जाना, उसको क्या बोलते हैं? हाइटल हर्निया। अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो हर्निया क्या होता है? हाइटल हर्निया वह असामान्य स्थिति है जिसमें स्टमक का कुछ भाग किसको? डायफ्राम से होते हुए थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट के अंदर आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, उसी को बोलते हैं हाइटल हर्निया। अरे स्टमक ने अगर अपनी ये जगह छोड़ के डायफ्राम को क्रॉस करता हुआ अगर यहां आ गया है, इसी को आप क्या बोलते हो? हाइटल हर्निया। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गई? ऊपर वाली इतनी थोरेसिक कैविटी, स्टमक यहाँ होता है एब्डोमिनल कैविटी में, अब एब्डोमिनल कैविटी से उठता हुआ वो कहाँ आ गया? डायफ्राम को क्रॉस कर लिया और कहाँ आ गया? थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर किसका आना? स्टमक का आ जाना क्या कहलाता है? हाइटल हर्निया। ये भी किसकी वजह से होता है? प्रेगनेंसी में भी होता है, मोटापे की वजह से भी होता है, कोई आप भारी चीज उठा लेते हो ना, हैवी लिफ्टिंग करते हो, उसकी वजह से भी होता है। अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करते हो जो आपके एब्डोमेन पे प्रेशर डालती है और एब्डोमेन क्या करता है? स्टमक क्या होता है? अपनी जगह छोड़ देता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है? हाइटल हर्निया कॉज करवा देती है। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पे इसके लक्षणों की बात की जाए या इसके रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो यार रिस्क फैक्टर में क्या आता है? ये समस्या डायफ्राम की मसल्स की कमजोरी के कारण होती है। अरे जो डायफ्राम हमें सांस लेने में सहायता कर रहा था, अगर उस डायफ्राम की मसल्स या मांसपेशियां कमजोर हो जाए तो भाई कमजोर होंगी तो जैसे स्टमक प्रेशर लगाएगा तो वो स्टमक डायफ्राम को क्रॉस करता हुआ आगे की ओर निकल जाएगा। बट अगर उसकी मांसपेशियां तंदुरुस्त है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्टमक नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर डायफ्राम की मांसपेशियां कमजोर हो गई तो भी स्टमक जा सकता है कहाँ? थोरेसिक कैविटी या चेस्ट में। ऐसी स्थितियां जो क्या करती है? हमारे एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाती है। भाई मैंने कहा ना, अगर हमारे एब्डोमेन के प्रेशर को बढ़ाती है तो ऐसी स्थितियां भी क्या करती है? हर्निया करवा देती है। जिसमें क्या होता है? प्रेगनेंसी, मोटापा, कोई ट्यूमर, कोई इंजरी, या फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर या उदर गुहा में क्या हो गया हो? पानी भर गया हो, फ्लूइड भर गया हो ज्यादा मात्रा में,
तो वो भी क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। प्रेशर लगाएगी तो प्रेशर के साथ में ऑर्गन क्या होगा, अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पे चला जाएगा, उसको बोलते हैं हाइटल हर्निया। किसी भी ऑर्गन का हो, भले ही वो जरूरी नहीं है, यहाँ एब्डोमेन का तो हाइटल बोलते हैं, फीमर का होगा तो उसको अलग बोल देंगे, अगर आपकी पेल्विक कैविटी का हो तो उसको अलग बोल देते हैं। इंग्विनल हर्निया बहुत सारे टाइप के होते हैं हर्निया, तो बढ़िया हम जीआईटी की बात करें तो स्टमक ही पढ़ेंगे। अब अगर स्टमक अपनी जगह से छोड़ देता है और दूसरी जगह पे चला जाता है तो उसको आप हाइटल हर्निया बोलते हो। कारण क्या है, या तो डायफ्राम की मसल्स कमजोर हो गई, या ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो एब्डोमेन पे प्रेशर बढ़ा रही है, जिसमें प्रेगनेंसी हो गई, ओबेसिटी हो गई, कोई ट्यूमर या गांठ बन गई, कोई इंजरी या कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो गया हो जो एब्डोमेन में प्रेशर डाल देता हो, और अगर एब्डोमेन के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड है वो ज्यादा भर गया हो, उसको आप बोलते हो एसाइटिस। अगर उधर गुहा में फ्लूइड की मात्रा ज्यादा इकट्ठी हो गई उसको बोलते हैं एसाइटिस। और अगर आप भारी वजन उठाते हो, भाई भारी वजन उठाओगे तो प्रेशर पड़ेगा ना, यहाँ पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज भी इतनी ज्यादा कर रहे हो जो आपके स्टमक पे, आपके पेट पे, आपके एब्डोमेन पे प्रेशर डाल रही है, ये सारी चीजें क्या करवाती है, इस स्टमक भाई साहब को, समझ में आ रहा है क्या, इस स्टमक भाई साहब को यहां से कहां लेके जाएगी, यहां ले आएगी। इज दैट क्लियर। ये क्या होता है, हाइटल हर्निया। समझ में आया आपको, हर्निया किसको बोलते हैं, कि वो सिचुएशन जिसकी वजह से क्या क्या कंडीशन आ सकती है कि एब्डोमेन, स्टमक क्या कर रहा है, अपनी जगह छोड़ के कहाँ जा रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, उसी को आप क्या बोलते हो, हाइटल हर्निया। अगर क्लिनिकल लक्षण की बात की जाए, भाई ये तो क्या हो गए इसके कारण, अगर क्लिनिकल लक्षण की बात की जाए तो वही चीजें आती हैं कि पेशेंट को, रोगी को क्या होता है, खाना खाने में क्या आती है, दिक्कत आती है, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, डिस्पेप्सिया। अरे एक तो होता है खाना मुंह में तो आ गया है, हम निगल नहीं पा रहे हैं, एक हम क्या कर रहे हैं, खाना निगल तो लिया बट वो आगे स्टमक के अंदर जा रहा है, तो उस जाने की दिक्कत आ रही है। खाना खाने में, खाना निगलने में क्या आना, परेशानी आना, चेस्ट में ज्यादा पेन होना, सांस लेने में क्या हो जाएगी, तकलीफ आएगी। समझ में आ रहा है, सांस लेने में क्या होगी, उसको तकलीफ होगी, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन मतलब सीधी अवस्था के अंदर नहीं सो सकता है। ये सारे उसके क्या आते हैं, कुछ लक्षण। देखो खाना खाने में और खाना निगलने में दोनों में प्रॉब्लम है उसको, समझ में आया। देन उसको क्या है, चेस्ट में पेन होगा, सांस लेने में तकलीफ रहेगी, सो नहीं पाएगा। ऐसे क्या होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं किसके, हाइटल हर्निया के। इज दैट क्लियर। ये सारे क्या हो गए, सारे के सारे लक्षण हो गए। और बाकी वही है, साल्टी टेस्ट आएगा, मतलब मुंह कड़वा रहेगा, खाना वापस आ जाएगा, सारी सिचुएशन वही है। क्योंकि भाई जब स्टमक ने अपनी जगह छोड़ दी है तो खाना आगे कैसे जा पाएगा, तो खाना वापस क्या होगा, उल्टा प्रवाह करेगा। तो ये सारी चीजें, जलन होगी चेस्ट में, सारे लक्षण जो बाकियों में आ रखे थे वो इनमें भी आने लग जाएंगे। इज दैट क्लियर। ब्रीथिंग डिफिकल्टी इसके अंदर होने लग जाती है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, डायफ्राम को क्रॉस कर लिया, तो डायफ्राम क्या हो गया, थोड़ा और सिकुड़ गया। ये सारी चीजें क्या होती है, क्लिनिकल लक्षण है, उसको देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, गैस्ट्राइटिस के बारे में। अगर यहाँ गैस्ट्राइटिस की बात की जाएगी, अच्छा भाई जो हाइटल हर्निया हो रखा है आप इसको क्या कर सकते हो, मसाज के थ्रू वगैरह करके वापस जगह पे ला सकते हो, अदरवाइज क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अगर ये अपनी जगह पे
दवाइयों से, मसाज से, सबसे अगर आ जाए तो ठीक, अदरवाइज ये क्या करना पड़ेगा आपको, इनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं हम स्टमक को भाई चेस्ट के पास रहने देंगे, तो वो तो हार्ट पे और सब में प्रॉब्लम कर रहा है, तो या तो उसको भाई वापस जगह पे लेके आओ, अगर वो जगह पे नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी के द्वारा इसको ठीक करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें किसके, गैस्ट्राइटिस, जो पहले पढ़ा था स्टोमेटाइटिस वो क्या था, मुंह का संक्रमण। ये गैस्ट्राइटिस किसका है, हमारे स्टमक का, हमारे अमाशय का क्या, संक्रमण। समझ में आ रहा है। गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है, अमाशय का संक्रमण और इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, गैस्ट्राइटिस। एक्यूट और क्रॉनिक दो टाइप का होता है ये, कौन, गैस्ट्राइटिस। एक्यूट क्या होता है, अचानक होने वाला संक्रमण है, कौन, मतलब अचानक से हो गया, वो तो क्या हो गया एक्यूट। और क्रॉनिक क्या होता है, दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय से हुए जा रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। अरे एक्यूट का मतलब अचानक से होता है और थोड़े ही टाइम के लिए रहता है और ठीक भी हो जाता है। समझ में आ रहा है, एक दो दिन में हो गया, ठीक हो जाएगा। बट क्रॉनिक है, वो उसके लक्षण धीरे धीरे आते हैं और वो फिर लंबे होते होते, टाइम ड्यूरेशन है वो काफी लंबा निकाल देते हैं और फिर भी ठीक नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। समझ में आया, इज दैट क्लियर। एक्यूट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है क्रॉनिक के अंदर। ये क्या होते हैं, गैस्ट्राइटिस के दो टाइप। अगर यहाँ हम इसके लक्षणों की या कारक या जोखिम कारणों की बात करेंगे तो गैस्ट्राइटिस के जो कारण होते हैं, क्या कारण होगा भाई, अगर आपने खाना क्या खाया है, कंटामिनेटेड, अरे आपने दूषित खाना अगर आपने खा लिया, 2 दिन पहले का बासी खाना खा लिया, 2 दिन पहले का पड़ा था, रात का पड़ा था, शाम का पड़ा था, आपने दूसरे दिन खाया। समझ में आया। अगर वो आपने दूषित खाना खा लिया है, आप होटल में जाके खाना खाते हो, आपको थोड़ी ना पता इसने अभी 2 दिन पहले की सब्जी आपको गर्म करके ला दी और आपने कहा हम तो होटल 5 स्टार में खाना खा के आए। अब वो 5 स्टार वाला खाना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम करवा सकता है। समझ में आ रहा है, हमें थोड़ी ना पता इन लोगों ने खाना कब का दिए। दूसरा, अगर जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, अरे एस्पिरिन एक ऐसी दवाई होती है जो क्या करती है, ये गैस्ट्राइटिस करवा देती है। समझ में आ रहा है। अगर आप इसका ज्यादा यूज करते हो या दूसरी भी कोई NSAID ड्रग आप ज्यादा यूज करते हो तो भी ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को क्या कर देती है, खराब कर देती है। चाय कॉफी अगर आप ज्यादा पीते हो तो भी संक्रमण हो सकता है, किसका, गैस्ट्रिक। अरे सारी चीजें कहाँ जा रही है बेचारे, अगर आप अच्छा खाओगे तो भी स्टमक में जाएगा और खराब खाओगे तो भी स्टमक में जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम खराब किसको कर रहे हैं, अपने स्टमक को ही तो कर रहे हैं। अगर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के मामले में अगर एक बैक्टीरिया होता है H पाइलोरी, ये क्या करता है, सबसे मुख्य भूमिका निभाता है किसके अंदर, गैस्ट्राइटिस के अंदर। अगर गैस्ट्राइटिस के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, वो खाने के थ्रू ही या किसी और वजह से भी जा सकता है। अगर देखा जाए तो ये बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोराई नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो गैस्ट्राइटिस के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इसका मुख्य कारण हम मान सकते हैं। अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई हो, कोई आपने खराब खाना खा लिया और उसकी वजह से अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई हो तो भी वो क्या करेगी, गैस्ट्राइटिस कॉज करवा देगी। और अगर आपकी उम्र क्या है भाई 65 साल से ज्यादा हो गई है तो गैस्ट्राइटिस है वो उनके अंदर कॉमन हो जाता है। खाना ठंडा खा के आपने गर्म खा लिया, गर्म खा के अगर आपने ठंडा खा लिया, तो ये सारी चीजें क्या करती है, आपको प्रॉब्लम दे देती है। कौन, गैस्ट्राइटिस।
समझ में आया? किन किन की वजह से होती है? अगर आपने खराब खाना खाया हो, अल्कोहल ज्यादा लेते हो, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका ज्यादा उपयोग करते हो, चाय कॉफी ज्यादा लेते हो, अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर तो ये इसका सबसे मुख्य कारण हो सकता है। फूड पॉइजनिंग हो गई हो आपको या उम्र ज्यादा हो तो ये सारी चीजें क्या करवा देती है हमारी बॉडी के अंदर? गैस्ट्राइटिस, हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्राइटिस कॉज करवा देती है। समझ में आया? अब अगर हम लोग इसके क्लिनिकल लक्षणों की बात करेंगे, इसके बारे में अगर इसके क्लिनिकल लक्षणों की बात करेंगे तो क्या क्या आता है? पहला क्लिनिकल लक्षण आता है एब्डोमिनल पेन। अरे एब्डोमिनल पेन का मतलब क्या होता है? पेट दर्द। क्या होगा उसको? पेट दर्द रहेगा। किसको? जिस इंसान को क्या हो रखी है? क्या हो रखी है इस इंसान को? गैस्ट्राइटिस हो रखी है, एब्डोमिनल पेन होगा, भूख कम लगेगी, जिसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। क्या? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया के अंदर क्या होता है? उसको भूख कम लगती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वजन कम हो जाएगा, उसका वेट क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। वेट कम हो जाएगा उसका, वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसको क्या रहेगी? पेट में जलन रहेगी। समझ में आया? क्या रहेगी? पेट में जलन रहेगी। उसको खट्टी डकारें आएंगी। ये सारी चीजें क्या होती है? क्लिनिकल लक्षण होते हैं किसके? गैस्ट्राइटिस की। क्या? एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होता है, भूख कम लगती है, वजन कम हो जाता है, जलन होती है, खट्टी डकारें आती है। ये सारे क्या है इसके क्लिनिकल लक्षण। इज दैट क्लियर? अगर इनको हमें ट्रीटमेंट करना हो तो ट्रीटमेंट के लिए हम वही दवाइयां देते हैं भाई जो बाकियों में दे रहे थे। कौन कौन सी भाई? एंटा एसिड हमने दी है, एंटा एसिड्स दी है ना हमने पहली। अरे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो पहले वाले में दी थी ना, वही देनी है। तीसरी पीपीआई। पीपीआई का मतलब होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। समझ में आ रहा है? ये कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं, दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स हम उसको दे देंगे। आई बात समझ में? तो ये सारी दवाइयां देख के हम लोग क्या करते हैं? उस इंसान को उस कंडीशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। साथ में उसको ये कहा जाएगा आप फूड पॉइजनिंग से बचो, आप हेल्दी खाना खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाओ, फल फ्रूट ज्यादा खाओ, वो चीज मत खाओ ज्यादा तली भुनी मिर्च मसाले से ये सारी चीजें बनी हुई है, उनको आपको क्या करना है? अवॉइड करना है, अपनी डाइट में इनको शामिल नहीं करना है ताकि आप इस बीमारी से बचे हुए रह सको। समझ में आ रहा है? तली भुनी चीजें, ज्यादा तेल से बनी हुई, ज्यादा घी से बनी हुई, ये सारी चाय कॉफी अल्कोहल सब उसको अवॉइड करवाने हैं। अच्छा खाना, अच्छी डाइट, लिक्विड फल फ्रूट, ग्रीन लीफी हरी पत्तेदार सब्जियां, ये उसको ज्यादा खाने को बोला जाएगा। बाकी ये दवाइयां उसको देनी ही देनी है। इज दैट क्लियर? ये सारी कंडीशंस, दो चीजें हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी? हाइटल हर्निया और गैस्ट्राइटिस। हाइटल हर्निया के अंदर क्या होता है? स्टमक अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें भी खाना खाने में, खाना निगलने में, खाने के पाचन क्रिया में, सभी में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट कंडीशन है गैस्ट्राइटिस। खाने की वजह से जो बीमारी हो सकती है वह है गैस्ट्राइटिस, जिसमें मुख्य बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी। कौन सा बैक्टीरिया होता है? एच पाइलोराई। ठीक है, ये बैक्टीरिया हो सकता है इसका प्रमुख कारण। किसका? गैस्ट्राइटिस का। तो उसको अच्छा खाना खिलाओ, फूड पॉइजनिंग से बचाओ, जो कुछ फ्री फोकट का मिल रहा है शादी ब्याह में खाना खाने से उसको बचाना है ताकि उसके अंदर ये प्रॉब्लम फिर से ना हो। क्योंकि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस आगे जाके किसमें बदल जाएगी?
स्टमक के कैंसर में। अगर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, बार बार गैस्ट्राइटिस हो रहा है, स्टमक में संक्रमण बार बार हो रहा है, तो ये आगे जाके कैंसर उत्पन्न करवा सकती है। किसका? स्टमक का, गैस्ट्रिक का कैंसर करवा सकती है। तो इसीलिए इस बीमारी से बच के रहना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हम इसका मैनेजमेंट वही एंटासिड्स देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, एस2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स देते हैं। ये सारी चीजें उसको देख के हम लोग ठीक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बाकी की क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।